Welcome all. Welcome to Mufti Study. This is the video for class 8 ICSE syllabus subject history and civics chapter number 9. बुक है आपकी द कार्डो बुक ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। उसका ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि डिफरेंट बुक की है। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और अगर बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन ना किया हो या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना हो। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो हमें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स नाम से क्या पता लगता है आपको, ये क्या होगा? रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ में तब्दीलियाँ करना, उसको अच्छी तरह से तब्दील करना। मतलब कोई चीज़ ऐसी थी जो सही नहीं थी उस वक्त के हिसाब से और धीरे धीरे उसमें चेंजेस ला ला के उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो सोशल रिलीजियस का मतलब यही है, धार्मिक और सामाजिक। मतलब सोशल जो लोग, सोशल रिलीजियस का मतलब यही है। रिलीजियस का मतलब यहाँ पे है कि धार्मिक चीज़ें जो पुराने टाइम में होती थी इंडिया में वो, और जो सोशल एक्टिविटीज़ जो इंडिया में चल रही थी उनको अच्छी तरह से रिफॉर्म करके लोगों के सामने पेश किया गया, जिससे लोगों की ज़िंदगियों में सुधार आया। तो बात करते हैं, इन द 19th सेंचुरी देयर वाज मेनी सोशल इविल प्रेवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। अब क्या था, 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है इंडिया में। उस वक्त बहुत से ऐसी हरकतें कह सकते हैं या सोशल इविल जिसको कह सकते हैं कि बुरी चीज़ें होती थी इंडिया में, जो इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेक्टिसाइड वर वेरी कॉमन। उस वक्त क्या था कि सती प्रैक्टिस चलती थी इंडिया में, चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स जो थी ये तीन बहुत कॉमन थी। सती प्रैक्टिस आप जानते होंगे कि अगर कोई औरत है, अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो सती प्रैक्टिस में यह होता था कि उस औरत को भी हस्बैंड के साथ उसकी चिता पर लिटा के जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही बेकार प्रथा थी इंडिया में जो चल रही थी। चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी। और फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स का मतलब ये है कि जो लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनको जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो ये इंडिया में उस वक्त चल रहा था। द विडो वर नॉट अलाउड टू री मैरिज, और अगर कोई औरत विधवा हो गई तो उसको ये अलाउ नहीं था कि वो दूसरी शादी कर ले। मीन वाइल अ न्यू क्लास ऑफ पीपल वर emerging इन इंडिया, दे टुक टू द वेस्टर्न एजुकेशन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन को भी लोग प्रेफरेंस देने लगे और एक ग्रुप ऐसा पैदा हुआ, एक क्लास ऐसे धीरे धीरे पैदा हुआ जो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ मुड़ा। दे आर्ग्यू अबाउट द एविल ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। उन्हीं ने इन सोशल प्रैक्टिसेस को देखा कि ये क्या हो रहा है इंडिया में, ये गलत सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ये लोगों को हार्म कर रही हैं, सोसाइटी को हार्म कर रही हैं। इसके खिलाफ उन्हीं ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। दे फेल्ट नीड टू एरेगेट दिस एविल, और उनको लगा कि हमें ये प्रैक्टिसेस को इंडिया से हटाना पड़ेगा, ये बहुत बुरी प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में चल रही हैं। दे लॉन्च मूवमेंट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स। तो उन्हीं ने क्या करा, नए नए तरीके निकाले इस एक्टिविटीज़ को हटाने के लिए इंडिया से। जो गलत प्रथाएं चल रही थी इंडिया में, इन सबको हटाने के लिए मूवमेंट्स चालू करे। दीज मूवमेंट प्रोड्यूस मल्टी फेसेंट रिजल्ट, और इस मूवमेंट्स की वजह से बहुत से रिजल्ट्स हुए। आगे चल के हम उन्हीं मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एंटी सती मूवमेंट सबसे पहले चला आपका। एंटी सती मूवमेंट मतलब जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ मूवमेंट चला। राजा राम मोहन रॉय pioneered द रिफॉर्म मूवमेंट, ही established ब्रह्मो समाज इन 1828। अब क्या था, राजा राम मोहन रॉय एक उस टाइम पे एक बहुत ही माने जाने रिफॉर्मिस्ट थे। उन्हीं ने क्या करा, ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1928 में और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ही वॉज वेल वर्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस। उनको संस्कृत आती थी, पर्शियंस आती थी और भी बहुत सी लैंग्वेजेस में उनको महारत हासिल थी। ही ऑथर्ड अ नंबर ऑफ बुक्स एंड रोट अगेंस्ट द केस सिस्टम, सती एंड अदर सोशल इवेंट्स। और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी और उन किताबों में उन्होंने ये जो इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था, यानी ऊंच नीच का जो सिस्टम था, उसके खिलाफ लिखा। सती प्रैक्टिस जो इंडिया में चल रही थी इसके खिलाफ उन्होंने लिखा। और जो हिंदुस्तान में अलग बेकार सी प्रथाएं चलती थी, जो सोशल एविल थी, मतलब बुरी प्रथाएं चलती थी, उन सब के खिलाफ उन्होंने लिखा।
ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, और जो छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी वो उसके खिलाफ भी थे, और पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादियाँ जो होती हैं, बहुविवाह जिसको बोलते हैं, वो उसके खिलाफ भी थे। Raja Ram Mohan Roy was a great supporter of English education. He regarded this as a mean of spreading modern ideas. अब वो इंग्लिश एजुकेशन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे राजा राम मोहन राय, और उनको लगता था ये एक बहुत अच्छा मीडियम है लोगों में मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करने का, कि इंग्लिश के थ्रू लोग बहुत से मॉडर्न आइडियाज़ को सीखेंगे. He took the lead in raising a voice against social evil. He led a campaign against Sati through his journal संबदा कौमुदी. अब उन्हीं ने अपनी आवाज़ को और आगे बढ़ाया और एक कैंपेन चलाया, सती प्रथा के ख़िलाफ़ एक कैंपेन निकाला, और उन्हीं ने उस अपनी एक जर्नल में उसके बारे में लिखा. उसका नाम था संबदा कौमुदी. तो उन्हीं ने एक मैगज़ीन स्टार्ट कर दी जिसका नाम था संबदा कौमुदी. उसमें उन्हीं ने सती प्रथा के बारे में लिखा कि ये कैसे, कौन सी प्रैक्टिस है, क्या इसके ख़िलाफ़ लिखा कि सती प्रथा को हटाना जाना चाहिए हिंदुस्तान से. ही प्रूव डैट प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज नाइदर ह्यूमन और नॉन सेक्शन बाय द एंशियंट टेक्स्ट. उन्हीं ने उसमें प्रूव करा कि जो प्रैक्टिस है, जो सती प्रथा, ये इंसानों का तरीका नहीं है, लोगों के अंदर ये ह्यूमन प्रैक्टिस नहीं है, और ना ही ये कहीं एंशियंट किताबों में कहीं ऐसा लिखा है कि सती प्रथा होनी चाहिए. ड्यूरिंग दैट टाइम द लॉर्ड विलियम बेंटेक वॉज द गवर्नर ऑफ द गवर्नर जनरल. उस वक्त हिंदुस्तान में जो लॉर्ड विलियम बेंटेक हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल था, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और वो भी सती प्रैक्टिस के खिलाफ था. In 1829 the British government passed a law to ban the practice of sati, और 1829 में अंग्रेज़ों की सरकार थी हिंदुस्तान में, उन्हीं ने एक लॉ निकाल दिया जिसमें सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया. He went to England as the ambassador of मुगल एम्परर in 1831. उसके बाद राजा राम मोहन रॉय कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, मुगल के एम्परर बन के 1831 में. ही डाइड देयर इन 1833, और उसके बाद 1833 में वो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई. तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे राजा राम मोहन रॉय की स्टैचू लगी हुई है, कहाँ? इंग्लैंड में लगी हुई है. जब वो इंग्लैंड गए थे एम्बेसडर की तरह पे, मुग़ल के एम्बेसडर बन के गए थे 1831 में इंग्लैंड, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी. द आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय वॉज इंस्पायर्स मेनी पीपल टू स्टार्ट सिमिलर मूवमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया. अब ये जो आइडिया था राजा राम मोहन रॉय का, इन्हीं ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया इंडिया में, और इंडिया के अलग अलग जगहों पे भी ये मूवमेंट स्टार्ट्स हो गए थे. एंड इट सीम्स करेक्ट वन रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल हिम द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको ये कह दिया था कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाने लगा था उनको. रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ. हिंदुस्तान की दोबारा रीबर्थ होने लगी थी, हिंदुस्तान दोबारा से पैदा हो रहा था. इसके बाद चला विडो रीमैरिज मूवमेंट. द कंडीशन ऑफ विडोज वॉज एक्सट्रीमली पैथेटिक. दे हैड टू शेव देयर हेड एंड वेयर वाइट क्लोथ्स. अब क्या था कि जो विधवा हो जाती थी औरतें, उनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बदतर थी. जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको अपना सर मुंडाना पड़ता था औरतों को, और सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे. दे कुड नॉट अटेंड रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज, और वो रिलीजियस और सोशल लोगों में बीच में जा नहीं सकती थी, मतलब धार्मिक सभाओं में भी नहीं जा सकती थी और आम शादी बारातों में भी नहीं जा सकती थी. दे कुड ईट ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड, और उनके लिए एक अलग तरीके का खाना होता था कि वो बस वही खाना खाएंगी. द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडियन 19th सेंचुरी रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द वुमेन. अब उस वक्त जो 19th सेंचुरी के जो अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्हीं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इस कंडीशन के खिलाफ जो औरतों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही थी, खासकर विधवाओं के साथ. उसमें से एक थे आपके ईश्वर चंद विद्यासागर, हु टेक द लीड इन द विडो रीमैरिज मूवमेंट. ईश्वर चंद विद्यासागर आगे बढ़े और उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट को आगे बढ़ाया, सबसे कदम उठाया कि औरतों की जो विधवा हो जाती हैं उनकी हम दोबारा शादी कराएंगे. ही ओपनली सपोर्टेड द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज इन बंगाल, और बंगाल में इन्होंने इसको सपोर्ट किया. ही प्रूव दैट द विडो रीमैरिज वॉज नॉट ओनली प्रोहिबिटेड बाय शास्त्र द सेक्रेड स्क्रिप्ट ऑफ हिंदूज. उन्होंने ये भी प्रूव करा कि विडो रीमैरिज शास्त्र में कहीं पे बैन नहीं है. शास्त्र मतलब जो हिंदुओं का आपका सेक्रेड स्कल्पचर होते हैं, हिंदुओं के शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा कि विडो रीमैरिज बैन होनी चाहिए. तो उन्होंने औरतों की दोबारा शादी कराई जो विधवाओं थी, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, आगे फर्दर स्टेप लिए और इसको पूरा किया. ऑर्थोडॉक्स हिंदू क्रिटिसाइज विद्यासागर, हाउएवर हिज इफेक्ट
अल्टीमेटली लेड टू द पासिंग ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इन 1856। और जो पुराने ख्यालात के हिंदू थे वो इनको बुरा कहते थे कि विद्यासागर गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम पे लगे रहे, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे, और एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने एक एक्ट पास करवा लिया जिसको कहते हैं हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट इन 1856। 1856 में ये एक्ट पास हो गया। Many other women like reformers like Dayanand Saraswati, Vivekanand, Justice Ranade advocated the cause of widow remarriage। इनके अलावा और भी जो रिफॉर्मर थे उस वक्त के, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जस्टिस रानाडे, उन लोगों ने भी इस पहल को सपोर्ट किया और कहा कि विडो रिमैरिज होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज, और दयानंद सरस्वती ने उसके बाद आर्य समाज की स्थापना करी। यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी की फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। उसके बाद 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। ही स्टैब्लिश गुरुकुल टू इम्पैक्ट वैदिक एजुकेशन। उनका मेन मकसद क्या था? उन्होंने स्कूल्स खोले, यानी गुरुकुल्स खोले, जिसमें वैदिक शिक्षा पढ़ाते थे। पुराने जो शास्त्र की शिक्षा थी, जो हिंदुओं में वैदिक पुराणों की जो शिक्षा होती थी, उसको वो पढ़ाते थे। उसको उन्होंने बढ़ावा दिया कि लोगों के अंदर वैदिक एजुकेशन आनी चाहिए। आर्य समाज ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। आर्य समाज हर किसी को समान भावनाओं से देखता था, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दयानंद सरस्वती क्रिटिसाइज केस्ट सिस्टम, आइडलेट्री एंड चाइल्ड मैरिज। कास्ट सिस्टम जो इंडिया में चल रहा था उसको इन्हीं ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करा कि ये गलत है, कोई भी अपर क्लास और लोअर क्लास जैसी चीज़ नहीं होती। चाइल्ड मैरिज जो थी उसको भी इन्हीं ने अपोज किया, दयानंद सरस्वती ने। ही एडवोकेटेड द आइडियल मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स टू बी बिटवीन 16 and 24 एंड फॉर मैन बिटवीन 25 and 40। इन्हीं ने जो एक मैरिज की आइडियल एज होती है लड़कियों की बताई कि 16 से 24 साल की उम्र तक लड़कियों की जो एज है वो आइडियल एज बताई कि इस उम्र में लड़कियों की शादी होनी चाहिए। और मर्दों के लिए जो उन्होंने एज बताई वो 25 से 40 साल की बताई, यानी चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। इससे कम अगर किसी लड़की की उम्र है और शादी हो रही है, यानी 14 साल 13 साल की, तो वो चाइल्ड मैरिज में आता है। तो वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट रिलीजियस लीडर। ये पहले धार्मिक लीडर थे, ये भी एक पॉइंट है। पहले रिलीजियस लीडर थे, मतलब ये धर्म को लेके चलते थे और धर्म के साथ ये लोगों के अंदर बदलाव ला रहे थे। पहले रिलीजियस लीडर थे। हु फेवर्ड द एडवांसेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले धार्मिक लीडर जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया, वरना इससे पहले जो धार्मिक लोग होते थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो अपनी पुरानी प्रथाओं को लेके चलते थे। ही वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट स्वराज फॉर इंडिया। और स्वराज इंडिया का जब आगे चल के हम लोग ने पढ़ेंगे, इंडिया की जो स्ट्रगल चल रही थी उसमें स्वराज के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, तो उसके लिए भी इन्हीं ने बात करी थी। ही इंस्पायर्स फ्रीडम फाइटर थ्रू हिज बुक सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं ने सत्यार्थ प्रकाश एक किताब लिखी थी जिससे इन्हीं ने लोगों को इंस्पायर किया था। हिज ग्रेटेस्ट वर्क वॉज टू रिटर्न द नॉलेज ऑफ वेदास टू द वर्ल्ड। इनका मेन जो सबसे बड़ा काम था वो यही था, मैंने बताया ना, वैदिक एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे थे। तो इन्हीं ने लोगों के अंदर वेद पुराणों की जो एजुकेशन थी उसको दोबारा उजागर करा। लोग वेद पुराण सीखने लगे, मतलब अपने रिलीजियस चीज़ों को सीखने की कोशिश करने लगे। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू वेद पुराणों को सीखने की लोग कोशिश करने लगे और इन्हीं ने उस नॉलेज को और आगे बढ़ाया। हिज स्लोगन वॉज बैक टू द वेदास, और इनका स्लोगन भी यही था, बैक टू द वेदास, मतलब अपने वेद पे लौटो, अपने वेद पुराणों को सीखो। लोगों को इन्हीं ने बहुत इंस्पायर किया। ही प्रूव द सुपेरिटी ऑफ वेदास। इन्हीं ने बताया लोगों को कि भैया वेदास क्यों ज़रूरी हैं, वेद जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, उसको उसके बारे में लोगों को प्रूफ करके बताया। द आर्य समाज ऑल्सो एक्सप्रेटेड शूद्र। द आर्य समाज ओपन मेनी स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब इन्हीं ने शूद्र को भी अपने साथ एक्सेप्ट करा। इन्हीं ने कोई भी कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करा कि अगर ये किसी और जाति का है और ये मेरे में आ जाए तो हम उसको नहीं लेंगे। आर्य समाज ने हर जाति के लोगों को इक्वल रखा। द आर्य समाज ओपन मेनी स्कूल एंड कॉलेजेस एंड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आर्य समाज ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल खोले। दे आर नोन एज DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये स्कूल अब DAV के नाम से जाने जाते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया द रिफॉर्म वॉज प्रोपगेटेड बाय विष्णु शास्त्री। अब वेस्टर्न
जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था उसमें इस रिफॉर्म्स को आगे कौन लेके गया, और वहाँ पे विष्णु शास्त्री एक रिफॉर्मिस्ट थे, वो उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। अ विडो रिमैरिज एसोसिएशन वाज आल्सो स्टार्टेड इन बॉम्बे इन 1866। विडो रिमैरिज एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश की गई कहाँ, बॉम्बे में 1886 में। प्रोफेसर डी के कार फाउंडेड अ विडो होम्स इन पूना, और जो प्रोफेसर डी के कार थे उन्होंने एक विडो होम बनाया कहाँ, पूना में। एक मतलब विधवा लोगों के लिए एक एक उन्होंने कह सकते हैं होम बनाया, जहाँ पे सारी विधवाएं, जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, वो वहाँ पे रहती थी। कंदुकुरी वीर सलिंगम वॉज लीडिंग सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कौन था, आंध्र प्रदेश में को कौन रिफॉर्मर था वहाँ पे, कौन इंडिया को रिफॉर्म कर रहा था आंध्र प्रदेश के इलाके में। आंध्र प्रदेश के इलाके में कंदुकुरी वीर सलिंगम थे, जो आगे बढ़ा रहे थे इन मिशंस को, रिफॉर्म को। ही वर्क फॉर विडो रीमैरिज एंड द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द विडोज। उन्हीं ने भी वहाँ विडो रीमैरिज पे ही वर्क किया, और जो विधवा लोग थी उनकी कंडीशंस को बेटर करने की कोशिश करी। कहाँ, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट दिख नहीं रहा है साफ सुथरा। न्यूज़पेपर दादा भाई नौरोजी पब्लिश न्यूज़पेपर राज गोफर टू प्रोपेगेट द विडो रीमैरिज। दादा भाई नौरोजी ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, उसको कहते हैं राज गोफर नाम था उसको। तो उसमें भी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने विडो रीमैरिज और अदर्स रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म्स थे उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। रामकृष्ण मिशन, इसके बाद बात करते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन की। वो क्या था, स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन 1897। अब 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इट वॉज सिचुएटेड इन बेलूर ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर नियर कलकत्ता। ये कहाँ पे था, ये बेलूर में स्थापना हुई उसकी। मिशन था आपका रामकृष्ण मिशन, जो कि गंगा नदी के किनारे कलकत्ता में हुआ। द सोसाइटी वॉज फाउंडेड टू फुलफिल टू एम्स। अब ये क्यों बनाया गया था, इसके दो एम्स थे मेन। टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द गुरु सेंत रामकृष्ण। गुरु सेंत जो थे उस वक्त, सेंत रामकृष्ण ने उनकी जो टीचिंग्स थी वो लोगों को कैसे कैसे सिखाया जाए, लोगों को उनके बारे में। और क्या था, दूसरी थी कि लोगों की सोशल कंडीशंस को सुधारा जाए, उनकी टीचिंग्स को सिखाया जाए रामकृष्ण जी की, और लोगों की जो कंडीशन है इस वक्त इंडिया में उसको कैसे सुधार किया जाए। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस कौन थे उनके बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस वॉज द रिलीजियस पर्सन, वो एक धार्मिक आदमी थे। ही रियलाइज थ्रू हिज एक्सपीरियंस दैट ऑल द रिलीजन आर पार्ट टू द सेम गोल। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी थी कि हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबका गोल तो सेम ही है, अलग अलग पाथ से लोग जा रहे हैं लेकिन एक ही मकसद पे लोग काम करते हैं। He believed that the real knowledge could be achieved through the meditation and the devotion। उनको लगता था कि अगर आपको सही में नॉलेज लेनी है धर्म की, तो आप मेडिटेशन करें, और डिवोशन का मतलब है पूरी तरह से डूब जाएं उसमें और उसको ही बारे में सीखने की कोशिश करें, तो आप कायदे से नॉलेज ले सकते हैं। He regarded human as the symbol of God and therefore emphasis on the provision of service to the human। और उनको वो जो इंसानों को कहते थे कि ये भगवान की तरफ से एक सिंबल है, मतलब एक निशानी है भगवान की तरफ से, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की सर्विस में ही गुजारी, और उनका मेन मकसद यही था। और इसी पे उन्होंने एम्फेसिस करा कि कैसे ह्यूमैनिटी की सर्विस की जाए। ही हैड अ स्मॉल डिवोटेड बैंड ऑफ डिसिप्लिन। और उनके कुछ छोटा सा एक उनका ग्रुप था उनके डिवोटीज़ का, यानी उनके डिसाइपल्स का, जो कि उनके शागिर्द थे। छोटा सा ग्रुप था उनका। द यंग नरेंद्र नाथ दत्ता बिकम द मोस्ट फेमस। और उसमें से नरेंद्र नाथ दत्ता सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ही वॉज गिवन द नेम विवेकानंद बाय अजीत सिंह द किंग ऑफ खेतरी। उसके बाद उनको ही नाम दिया गया किसका, विवेकानंद का। किसने दिया था, अजीत सिंह ने विवेकानंद का उनको नाम दिया था। और वो अजीत सिंह कौन थे वहाँ उस टाइम, किंग थे कहाँ के, खेतरी के। तो उनके जो सबसे ज़्यादा फेमस शिष्य थे वो थे आपके नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनको हम लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम उनको दिया था किसने, अजीत सिंह ने, जो उस वक्त खेतरी के राजा थे। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, यानी उनके शागिर्द थे। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण चूज विवेकानंद एज इज सक्सेसर। और रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर विवेकानंद को आगे अपना सक्सेसर चुना, और उनकी टीचिंग को विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। ही इज़ नोन फॉर हिज इंस्पायरिंग स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा विवेकानंद को
किस लिए याद किया जाता है, क्योंकि जब उन्हीं ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड में वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में जो स्पीच दी थी अपने धर्म से रिलेटेड, तो वहाँ उन्हीं ने अपने धर्म को बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ लोगों के सामने पेश किया, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे याद किया जाता है। 11 से 27 सितंबर के बीच में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस मान लेते कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ उन्होंने स्पीच दी थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ही इंट्रोड्यूस हिंदू फिलोसफी टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने वहाँ स्पीच में हिंदुओं की जो फिलोसफी है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा था और लोग बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हुए थे। ही वॉज अ ट्रू फाउंडर ऑफ इंडियाज़ यूनिटी एज अ नेशन, उनको ट्रू फाउंडर भी बोला जाता है, वो एक तरह से ट्रू फाउंडर थे इंडिया की यूनिटी के। ही टॉट हाउ द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द ब्रदरहुड कुड बाइंड डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया, उन्हीं ने ये सिखाया कि कैसे हिंदुस्तान में इतने तरह तरह के लोग होने के बावजूद भी जो लोगों के अंदर इंसानियत और भाईचारे की फीलिंग है वो कैसे हिंदुस्तान को जोड़े हुए हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ ही ट्राइड टू रिवाइव द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही कोशिश करी कि हिंदुस्तान को कैसे हिंदुस्तान के कल्चर को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए जिससे हिंदुस्तान को प्राउड फील किया, हिंदुस्तान को प्राउड कराया जा सके। यानी हिंदुस्तान के लिए ही उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया, हिंदुस्तान के कल्चर को ही आगे बढ़ाया और हिंदू जो धर्म था उसको लोगों के सामने पेश करा कि कैसे किस तरह से हम लोग वेस्ट में बेसिकली हिंदू धर्म को इन्होंने ही लोगों के सामने पेश करा था और इनके उस स्पीच से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। लाइक हिज गुरु ही सर्व द मैनकाइंड, ही डाइड इन 1902, और अपने गुरु की तरह यानी रामकृष्ण परमहंस की तरह इन्हीं ने पूरी ज़िंदगी इंसानियत की सेवा करी और 1902 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद एक सोसाइटी बनी जिसको बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट थी, उनके बाद उनसे उन्हीं ने बने, मतलब वो उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, एनी बेसेंट के बारे में आगे दिया हुआ है। एनी बेसेंट ऑन बॉर्न इन लंदन, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी विच वॉज फाउंडेड बाय मैडम ब्लेवेट्स्की, कर्नल ऑलकॉट एंड अ नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल इन न्यूयॉर्क। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनी थी वो कहाँ बनी थी, वो न्यूयॉर्क में बनी थी और उसके फाउंड किसने किया था, मैडम ब्लेवेट्स्की, कर्नल ऑलकॉट और कुछ और लोग थे न्यूयॉर्क के, उन लोगों ने उस सोसाइटी को बनाया था। लेकिन एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। एनी बेसेंट सेट अप द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एट द अदयार, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, इंडिया आई, वो इंडिया में उन्होंने अदयार यानी मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया। शी क्रिएटेड ट्रिमेंडस एंथुसियाज्म अमंग पीपल थ्रू हर स्पीच इन राइटिंग, उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा, लोगों के अंदर भावनाएं जगाई, उनकी राइटिंग और उनकी स्पीचेस को लोगों ने सुना और उनसे सीखा और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आई, एंथुसियाज्म आया और बढ़ चढ़ के इस सोसाइटी में लोगों ने हिस्सा लिया। शी ओपन स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, शी एस्टैब्लिश द हिंदू सेंट्रल कॉलेज इन बनारस। तो आपका हिंदू सेंटर कॉलेज बनारस में किसने बनाया, एनी बेसेंट के थ्रू बनाया गया, उन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश करा। उन्होंने यहाँ बहुत से स्कूल खोले, लड़कियों के लिए खोले, लड़कों के लिए स्कूल खोले। तो ये आप देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी अदयार, ये एनी बेसेंट का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज, ये भी हम लोग पढ़ के आए। राजा राम मोहन राय लेड ए कैंपेन अगेंस्ट जनरल, उनकी जनरल का नाम अभी मैंने लिया था ऊपर, क्या नाम था उनकी जनरल का, मैं खुद ही भूल गया, एक सेकेंड। राजा राम मोहन रॉय, हाँ संबदा कौमुदी, संबदा कौमुदी उनकी जनरल का नाम था। तो ये यहाँ पे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, आप लोग वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है ये पूरा। द लॉर्ड डैश द गवर्नर जनरल विलियम बेंटेक थे। दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती ने क्या फाउंड करा था 1975 में, इसके ये फिलिंदा ब्लैंक्स है, आपके लिए अभी पढ़ाया है मैंने ऊपर। ट्रू फॉल्स भी हैं कुछ, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिएगा इसको करने की, वैसे बहुत आसानी है, अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे और अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पूरी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो मैंने पूरे डिस्कस करें हैं। इसके बाद मूवमेंट चला, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज द सोशल एवेंस, भाई ये जो छोटे बच्चों की शादी हो रही थी ये गलत तो था ही। ब्रह्मो समाज टुक द लेड एंड स्टार्टेड द कैंपेन अगेन द चाइल्ड मैरिज, ब्रह्मो समाज ने कदम बढ़ाया इसके लिए और कैंपेन चलाए कि छोटे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। सेवरल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉ मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अभी हम लोग पढ़ के आए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत से मूवमेंट चलाए।
दे डिमांडेड अ लॉ टू एंड द कस्टम ऑफ द चाइल्ड मैरिज। तो अब इन्हीं ने क्या करा कि इन्हीं ने डिमांड रखी कि उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी वो एक कानून बनाए और चाइल्ड मैरिज नहीं होने चाहिए हिंदुस्तान में। बाय द एफर्ट ऑफ ब्रह्मजी मालाबारी द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट वॉज पास इन 1891। तो एफर्ट करा गया, इसके लिए मांग रखी गई। बहराम जी मालाबारी के एफर्ट के तरफ एक पास हुआ लॉ जिसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और कब पास हुआ? 1891 में। हाउएवर सम इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेकिन कुछ इंडियंस ने गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करा। दे वॉन्ट द ब्रिटिश नॉट टू चेंज द इंडियन रिलीजन एंड द सोशल कल्चर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को वार्निंग भी दी कि हिंदुस्तान के कल्चर में वो ना घुसे और जो हिंदुस्तान का सोशल कल्चर है या कस्टम है उसमें ना आए। द पैसेज ऑफ शारदा एक्ट इन 1922 वॉज अ लैंडमार्क टू कर्ब द चाइल्ड मैरिज। उसके बाद एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम लोग शारदा एक्ट 1929, और इसने चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से उखाड़ दिया। According to this act, the marriageable age for girls are fixed at 14 year and 18 year for the boys। और ये एक्ट क्या कहता था? शारदा एक्ट ने कह दिया कि लड़कियों की उम्र होगी 14 साल और लड़कों की उम्र होगी 18 साल शादी करने के लिए। 14 साल से कम लड़की की उम्र है और अगर शादी हो रही है तो चाइल्ड मैरिज में काउंट होगी और वो उसकी शादी नहीं हो सकती। और लड़का अगर 18 साल से कम है तो वो भी चाइल्ड मैरिज में आएगा। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, और इसी एक्ट को हम लोग कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। यानी शारदा एक्ट जो आया 1929 में उसी को बोला जाता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। वुमेन एजुकेशन मूवमेंट्स, अब औरतों की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहे थे। मेन मकसद ये भी था कि भाई विधवा जो होती हैं वो भी तो औरतें ही होती हैं, विडो को जो दिया जा रहा था तो क्या उनकी एजुकेशन जैसे जब वो एजुकेटेड होंगी तभी तो वो समाज में अपनी एक वैल्यू रख सकेंगी और उनका कोई स्टेटस होगा। तो वुमेन इन इंडिया वर डिनाइड फॉर द फॉर्मल एजुकेशन फॉर द फॉरनर, और जो औरतों को उस वक्त इंडिया में एजुकेशन नहीं दी जाती थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती थी, बस औरतों के एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। सम पीपल फेल्ट द नीड ऑफ एजुकेशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन, कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए औरतों में तभी उनकी स्थिति सुधरेगी, उनका स्टेटस सुधरेगा। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वॉज अमंग द फर्स्ट टू कैंपेन फॉर द वुमेन एजुकेशन। तो हेनरी लुइस विवियन पहले आदमी थे जिन्होंने कैंपेन चलाई, किसके लिए? औरतों के लिए, कि औरतों को भी, लड़कियों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड डेरोजियंस, उनके फॉलोअर्स को कहा जाता था डेरोजियन। ही स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल्स, तो उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया जिससे क्या हुआ, जो समाज में ये बुराइयां थी इन बुराइयों को हटाया जा सके। इन 1820 some school were set up by the Christian missionaries for girl, but this school remain unproper। 1820 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कुछ स्कूल्स खोले जिसमें सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। These missionary school were criticized for advocating Christianity in India। इन स्कूल्स को ये कह के बंद करा दिया गया या क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये लोग अपना धर्म फैला रहे हैं, यानी ये लोग क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं हिंदुस्तान में। दादाभाई नौरोजी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द वुमेन इन हिज कम्युनिटी। दादाभाई नौरोजी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे जिससे कि वो औरतों के अंदर एजुकेशन स्प्रेड कर सकें अपनी कम्युनिटी में। वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इनिशियली प्रमोटेड बाय द पारसी कम्युनिटी, और शुरुआत में वेस्टर्न एजुकेशन को सिर्फ पारसी कम्युनिटी ने ही स्टार्टिंग में स्प्रेड करा, प्रमोट किया। The most pioneering and important landmark in the girls' education was the foundation of Bethune School in Calcutta by J.E.D. Bethune। सबसे बड़ा जो लैंडमार्क बना और जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बना वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या था कि जब बेथून स्कूल खुला, कहाँ? कलकत्ता में एक स्कूल खुला जिसका नाम था बेथून स्कूल, और वो किसने खोला था? J.E.D. जेड बेथून ने। ईश्वरचंद विद्यासागर कैरिड ऑन द वर्क आफ्टर द बेथून सेट, उसके बाद उसको आगे किसने बढ़ाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसको आगे बढ़ाया जब बेथून्स की डेथ हो गई। ही सेट अप 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल बिटवीन 1875 एंड 1858 विद हिज ओन मनी। उन्होंने 35 स्कूल खड़े करे बंगाल में एक साल के अंदर। 1857 से 1858 के बीच 35 स्कूल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, वो भी अपने पैसों से। दिस वॉज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन। तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने अपने पैसों से 35 स्कूल खाली बना दिए। इन महाराष्ट्र सावित्रीबाई फूले वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर। महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले जो थी वो पहली लेडी टीचर थी।
In 1848, Savitribai Phule along with her husband Jyotibai Phule opened 5 schools for girls and around Pune. और 1848 1848 में सावित्रीबाई फूले अपने हस्बैंड के साथ ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर उन्होंने 5 स्कूल खोले लड़कियों के लिए पुणे के पास. हायर एजुकेशन, द सेवरल कॉलेज कोर्सेज वॉज स्टार्टेड इन 1879. बेथुन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस कोर्स. और बहुत से कॉलेजेस स्टार्ट हुए और कोर्सेज स्टार्ट हुए 1879 में, और बेथुन पहला था जिसने ये कोर्सेज स्टार्ट करे थे. इन 1880 बेथुन कॉलेज प्रोड्यूस द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट. 1880 में बेथुन कॉलेज से पहली फीमेल ग्रेजुएट निकली थी कदम्बनी गांगुली. पहली फीमेल ग्रेजुएट जो निकली बैतून से वो थी कदम्बनी गांगुली, बॉर्न कदम्बनी बासु. ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन ऑफ इंडिया. तो याद रखेंगे पहली फीमेल फिजिशियन ऑफ इंडिया कौन थी? कदम्बनी गांगुली. और ये पहली ग्रेजुएट भी थी जो बैतून कॉलेज से निकली थी. वुमेन ऑथर्स, नोटेबल डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम वॉज द लीडरशिप बाय द वुमेन. दे प्रमोटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग अदर वुमेन. अब क्या था उस वक्त जो मेन काम जो हो रहा था औरतों की फील्ड में वो खुद औरतें ही कर रही थी. बहुत सी औरतें ऑथर थीं जो लिखती थीं और धीरे धीरे एजुकेशंस को प्रमोट करती थीं अपने सेक्टर में लड़कियों के लिए और औरतों के लिए. रसुंदरी देवी रोड्स अमर जीवान इन बंगाली. राज सुंदरी देवी ने लिखी अमर जीवान बंगाली में. ही वॉज अ होम मेकर. इट वॉज हर ऑटोबायोग्राफी. और वो एक होम मेकर थी और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जीवान बंगाली में. सिमिलरली ताराबाई शिंदे रोड अ बुक स्त्री पुरुष तुलाना. तो शी वॉज अ वुमेन एजुकेटेड एट होम. तो इसी तरह ताराबाई शिंदे ने भी एक किताब लिखी जिसको बोलते हैं स्त्री पुरुष तुलाना. और वो भी एक औरत थी लेकिन उनकी एजुकेशन औरत ही थी बेसिकली. उनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? घर पे ही हुई थी. बेगम रुकैया सखावत हुसैन रोड सुल्तानाज ड्रीम. बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं हम लोग सुल्तानाज ड्रीम. शी कंडेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन वुमेन. शी वॉज एजुकेटेड इन बंगाली एंड इंग्लिश. और उसमें उन्होंने क्या जो रिस्ट्रिक्शन औरतों के ऊपर जो इम्पोज किए जाते थे उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा. और वो बंगाली और इंग्लिश में एजुकेशन थी उनके पास, मतलब वो एजुकेटेड थी 2 लैंग्वेज में, बंगाली और इंग्लिश में. पंडिता रामाबाई वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीड द वेदास. तो ये भी पॉइंट है कि पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने वेदास पढ़ी थी? पंडिता रामाबाई वॉज द फर्स्ट वुमेन. आफ्टर रीडिंग द वेदास शी चैलेंज ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ द सोसाइटी. जब उन्होंने वेद पढ़ लिए फिर उन्होंने लोगों के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स थे सोसाइटी के उनको चैलेंज करा. ही रोट अ बुक हाई कास्ट हिंदू वुमेन. उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हाई कास्ट हिंदू वुमेन. इन दिस बुक शी हाईलाइटेड द प्रॉब्लम फेस बाय द विडोज़ इन इंडिया. और इस किताब में उन्होंने वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी जो हिंदुस्तान की विधवा लोगों को फेस करना पड़ रही थी. शी ऑल्सो फाउंडेड अ विडो होम इन पूना. और उन्होंने पुणे में विधा होम भी बनाया. कास्ट रिफॉर्म, इसके बाद बात करते हैं कास्ट रिफॉर्म्स की. बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट. द 18th सेंचुरी सॉ द स्प्रेड ऑफ आइडियाज सच एज ह्यूमनिज्म एंड इक्वलिटी. अब 18वीं सेंचुरी में ऐसे आइडियाज सामने आ रहे थे जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे. द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़. और जो उस वक्त वहाँ पे इनइक्वालिटी चल रही थी, जो भेदभाव चल रहा था, लोग उसको क्वेश्चन करने लगे. द रूल ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो ब्रॉट सम डायनेमिक चेंजेस. और ब्रिटिश सरकार ने भी लोगों के अंदर बहुत से चेंजेस लाए. द ब्रिटिश मेड लॉज डैट आर सेम फॉर ऑल कास्ट. अब ब्रिटिशर्स ने ऐसे कानून बनाए जो हर कास्ट के लिए बराबर थे. कोई छोटी जाति हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, सबके लिए उन्होंने कानून बराबर बनाए. द पीपल ऑफ ऑल डिफरेंट कास्ट हाउस टू ट्रैवल टुगेदर इन द रेलवे कोस्ट. अब क्या था कि अगर ट्रेन में सफ़र करना है तो सारे कास्ट के बंदों को एक साथ ही सफ़र करना है. दिस कंपाइल्ड अ डिफरेंट कास्ट टू मिंगल विद वन अदर. और इससे हुआ क्या, सारी जातियों को एक साथ लाया गया और लोग आपस में भाईचारा यानी मिंगल करने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे. इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डिस्कस इन द प्रीसीडिंग चैप्टर कॉज वाइड स्प्रेड लैंडलेस एंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं इन सब की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में. वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इंडियंस टू मेनी लिबरल आइडियाज़ एंड मेड देम मोर अवेयर ऑफ द नीड ऑफ रिफॉर्म देयर सोसाइटी. अब वेस्टर्न जो आइडियाज़ थे ना उन्हीं उनकी वजह से, वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इंडियाज़ को बहुत से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए और उनको लगा कि उनकी सोसाइटी को ज़रूरत है ऐसे रिफॉर्म्स की और उनकी सोसाइटी को तब्दीलियों की ज़रूरत है.
In fact, some outcast communities were able to prosper under the British rule. For example, the demand for shoes increases. The Madiga community of South India prospered because of it. और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो बहुत ही आउटकास्ट थी, जो उनको लोग जानते नहीं थे, वो भी धीरे धीरे उभर के आगे आने लगी और जूतों की डिमांड बढ़ गई। तो एक कम्युनिटी थी मगीदा कम्युनिटी, तो वो बहुत ज़्यादा फली फूली इसकी वजह से। कास्ट रिफॉर्मर ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ही ऑक्युपाइड अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग द सोशल रिफॉर्मर ऑफ हिज एज। और इन ये अपनी उम्र में अपने दौर के ये एक अच्छे रिस्पेक्टेबल सोशल रिफॉर्मर थे। ही वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ द गार्डन कीपर, माली की फैमिली में पैदा हुए थे। ही रिसीव इंग्लिश एजुकेशन अगेंस्ट अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। फूले फॉट हार्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राह्मण डोमिनेशन इन महाराष्ट्र। इन्हीं ने इंग्लिश एजुकेशन सीखी बहुत ही कोशिशों के बाद, तबकि लोग ऑर्थोडॉक्स जो सेक्टर था वो अपोज कर रहा था इंग्लिश एजुकेशन को। इन्हीं ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता था ब्राह्मण का, उस वक्त महाराष्ट्र में ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्हीं ने आवाज़ उठाई। ही ऑर्गेनाइजेस मैरिज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट, पंडितों की बिना मदद के, पुजारियों की बिना मदद के इन्हीं ने उस वक्त शादियाँ कराई। Phule propagated the idea that this land in reality belongs to the lower class who were the natives of this land। और फूले ने ही इस आइडिया को आगे बढ़ाया कि ये जो ज़मीन है ये नीची जाति को ही बिलोंग करती है, क्योंकि वो यहाँ के हमेशा से रहने वाले हैं। इन द ईयर 1873 ही रोट अ बुक टाइटल गुलामगिरी। ही डेडिकेटेड दिस बुक टू द अमेरिकन सिविल वॉर। उन्हीं ने किताब लिखी जिसका टाइटल था गुलामगिरी, और उन्हीं ने इस बुक को डेडिकेट कर दिया अमेरिकन सिविल वॉर को। द वॉर हैड एंडेड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। द वॉर हैड एंड, हाँ, जो स्लेवरी की प्रैक्टिस अमेरिका में थी, तो उस वॉर की वजह से उस स्लेवरी की प्रैक्टिस को अमेरिका से हटाया गया था। ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया में जो अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी यानी भेदभाव हो रहे थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत से प्रोटेस्ट किए। ही फॉर्म द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? आपके ज्योतिराव फूले जी ने ही करी थी। इट्स प्राइमरी एम वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ऑप्रेस क्राफ्ट। इसका मेन मकसद यही था कि समाज का वो तबका जो बहुत ज़्यादा दबाया गया, ऑप्रेस किया गया है, उसकी कंडीशन को उभारा जाए। महादेव गोविंद रनाडे एंड रामकृष्णन भंडारकर। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे एंड द रामकृष्णन भंडारकर वर द टू प्रोमिनेंट रिफॉर्मर फ्रॉम द महाराष्ट्र। ये महादेव गोविंद रानडे और द रामाकृष्ण कहाँ के थे? ये रिफॉर्मर थे उस वक्त, कहाँ के? महाराष्ट्र के। इन 1867 दे फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रार्थना समाज। 1867 में इन्हीं ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था प्रार्थना समाज। इट ऑब्जेक्टिव वॉज टू अबॉलिश द कास्ट सिस्टम। इसका भी मेन मकसद यही था कि जो भेदभाव है समाज में, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, उसको हटाया जाए। इन 1887 दे फाउंडेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1887 में उन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। इट पर्पस वॉज टू वर्क फॉर द सोशल रिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। अब पूरी कंट्री में, मतलब पूरे देश में, ये मकसद इसका ये था नेशनल सोशल रिफॉर्म का, कि पूरे देश में अब ये काम करेंगे। पहले इन्होंने कहाँ स्थापना करी थी? महाराष्ट्र में करी थी। गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज द ऑथर। ही वॉज एन अदर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। ये भी गोपाल हरि देशमुख भी महाराष्ट्र से ही एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी। वो इसलिए जाने जाते थे, जो वो मराठी में लेख लिखते थे, उसकी वजह से वो ज़्यादा जाने जाते थे। ही अटैक द प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने भी क्या करा, जो उस वक्त के ब्राह्मण समाज था, यानी प्रीस्टली यानी पुजारी लोग जो थे, जो पंडित लोग थे, उनको अटैक करा, क्योंकि वो लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखना शुरू करा। ही वॉज कॉल्ड लोखाटीवादी, लोकहितवादी। ही वॉज कॉल्ड एज लोकहितवादी। स्वामी विवेकानंद, आफ्टर एनालाइजिंग इंडियंस and Western philosophy, स्वामी विवेकानंद अटैक प्रिवेलेंट सुपरस्टिशन एंड द नैरो माइंडनेस। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जब लोगों को ऑब्जर्व करा और इंडियन फिलोसफी को पढ़ा, तो जो इंडिया में सुपरस्टिशन चलता था, यानी अंधविश्वास,
उसके खिलाफ उन्होंने बोलना चालू करा। और जो नैरो माइंडेड पीपल थे, मतलब जो पुराने अंधविश्वासों को फॉलो कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने बोलना चालू करा। ही फॉर्मली अपोज कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। और जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके अपोजिट उन्होंने बात करी कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। उस वक्त इंडिया में अनटचेबिलिटी भी चलती थी, छुआछूत, उसके खिलाफ भी ये बोले। ही बिलीव इन रिफॉर्मिंग द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। उनको लगता था कि सोसाइटी को हम लोग तभी बदल सकते हैं जब सोसाइटी में एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन के थ्रू और सोशल सर्विस के थ्रू बदल सकते हैं, इस बात पे वो विश्वास रखते थे। कंदुकुरी वीरसिंघम जो आंध्र प्रदेश के थे, अभी हम लोगों ने बात करी थी, तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट रिफॉर्मर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ही फाउट अगेंस्ट द सोशल इविल। इन्हीं ने भी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी आंध्र प्रदेश में। ही इनकरेज इंटरकास्ट मैरिजेस, ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती थी उसको भी इन्हीं ने, मतलब लोगों में ये होता था ना कि एक एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, यानी एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं कर सकते, इन्हीं ने उसको भी इनकरेज करा। और जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ भी इन्हीं ने बोला। वीर सलिंगम कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ब्रह्मो मंदिर इन 1887 इन आंध्र प्रदेश। उन्होंने एक मंदिर बनाया, क्या नाम था उसका, ब्रह्मो मंदिर इन 1887 आंध्र प्रदेश में। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द हिता करिनी स्कूल इन 1908। उसके बाद उन्होंने हिता करनी स्कूल बनाया, कहाँ पे, 1908 में। चेम्बती श्रीधालु नायडू, श्रीधरालु नायडू, ही along with केशव चंद्र सेन started organization वेदा समाज इन मद्रास in 1864 मॉडल ऑन ब्रह्म समाज। चेम्बती श्रीधारुल नायडू केशव चंद्र सेन के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था वेद समाज। कहाँ बनाई, मद्रास में, इन 1864 में, जो कि किसकी कॉपी थी, किसको मॉडल मानती थी, ब्रह्म समाज को देख के उन्होंने एक वेद समाज बनाया। The main aim of this organization was to spread regarding the prevalent suspicion and superstition and to eradicate the caste inequality। इसका मेन मकसद भी यही था कि जो लोगों के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है, अंधविश्वास है जो लोगों के अंदर, उसको कैसे हटाया जाए, और जो कैसे ऊंच नीच जो चल रही है मार्केट में, यानी इनइक्वालिटी जो चल रही है, उसको कैसे हटाया जाए। पेरियार रामास्वामी, पेरियार रामास्वामी इन तमिल, पेरियार लिटरली मीन्स ग्रेट मैन। तो पेरियार तमिल में पेरियार बोला जाता है ग्रेट मैन को। तो ईवी रामास्वामी नेकर वॉज रिगार्डेड इन तमिल एज द थंथाई पेरियार द नोबल फादर। तो ईवी रामास्वामी उस वक्त उनको इस तरह तमिलनाडु में कहा जाता था, थानथाई पेरियार, उसका मतलब है द नोबल फादर। ही डिवोटेड 50 प्रीशियस साल ऑफ द लाइफ टू सर्विस ऑफ द डाउन टोडन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल दे दिए ह्यूमैनिटी के सर्व करते हुए। हिज सोल एम वॉज टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी। उनका मेन मकसद यही था कि जो समाज का निचला तबका है, जो लोअर सोसाइटी का जो लोअर तबका है, उसको कैसे एजुकेट किया जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल दे दिए इसके लिए। ही स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। ही क्रिटिसाइज द हिंदू स्क्रप्चर्स एंड द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण। जो उस वक्त के ब्राह्मण थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कि जो लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया करते थे, और जो नीचा तबका होता था उसको एजुकेट नहीं होने देते थे, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करा। ही स्टार्टेड द द्रविड़ा कज़ागम। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन डेट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था द्रविड़ा कज़ागम, जो कि दलित की जो राइट्स होते थे उनके लिए लड़ती थी और उन राइट्स के लिए काम करती थी। दलित समाज के लिए ये लोग काम करते थे। श्री नारायण गुरु, ही बिलोंग टू द एझावा कम्युनिटी फ्रॉम केरला। नारायण गुरु कहाँ से बिलोंग करते थे, एझावा कम्युनिटी थी एक केरला में, ये वहाँ से बिलोंग करते थे। ही हैड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ अप्रेसिव कास्ट सिस्टम इन हिज अर्ली ईयर। जो कास्ट सिस्टम उस वक्त केरला में चल रहा था, ये उसके इन्हीं ने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। उनके साथ ये कास्ट सिस्टम हो चुका था, जो भेदभाव उस वक्त वहाँ चल रहा था। एज अ रिजल्ट ही कंसिस्टेंटली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। तो उसी के रिजल्ट की वजह से, उसी की वजह से ये काम करने लगे, और इन्हें काम किया कि जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत चल रही है उसको कैसे समाज से हटाया जाए। ही स्टडीज संस्कृत लिटरेचर इन द पीरियड व्हेन ओनली ब्राह्मण वर अलाउड टू डू सो। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर उस वक्त पढ़ी जिस वक्त सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही अलाउ था संस्कृत पढ़ना।
Another important contribution was the establishment of a temple without the image of deities. उन्होंने ऐसे टेम्पल्स बनाए जहाँ पे इमेजेस नहीं थी, इमेजेस ऑफ डेटीज माने देवताओं की इमेजेस नहीं थी, ऐसे मंदिर उन्होंने वहाँ पे बनाए। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन 1903 ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम। द मेन वर्क ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू गेट टेम्पल एंट्री राइट फॉर अनटचेबल्स। तो उन्हीं ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, इसका मेन मकसद ये था कि जो उस वक्त होता था ना, नीची जात वाले मंदिर में नहीं आ सकते, तो उन मंदिरों में इनको एंट्री दिलाया जाए और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत हटाई जाए हिंदुस्तान से। महात्मा गांधी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया। जानते ही हैं आप, महात्मा गांधी उस वक्त के बहुत ही बड़े ग्रेटर लीडर थे, सबको पता है। और महात्मा गांधी ने भी बहुत ज़्यादा काम करा कास्ट सिस्टम में, यानी जो नीचा क्लास था और ऊंचा क्लास के बीच का जो गैप था, उस गैप को फिल करने की कोशिश करी कि कोई अपर क्लास और लोअर क्लास जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सब बराबर है, इक्वलिटी होना चाहिए। As a part of the nationalist movement, Gandhi ji launched several campaigns against the inhuman practices of untouchability. अपने मूवमेंट में उन्होंने बहुत सी कैंपेन ऐसी चलाई जिसमें अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ भी कैंपेन्स चलाई। इट वॉज गांधी जी हु कॉन्ड द टर्म हरिजन एंड फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ विद द व्यू टू अबैलिश अनटचेबिलिटी। तो गांधी जी ही थे जिन्हीं ने पहली बार टर्म दिया था हरिजन, और हरिजन के नाम पे ही उन्होंने एक कम्युनिटी बना दी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया हरिजन संघ, जिसका मेन मकसद ये था अनटचेबिलिटी को हटाना हिंदुस्तान से। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्ट्रगल थ्रू हिज लाइफ अगेंस्ट द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। पूरी ज़िंदगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न इन महार कास्ट, ये महार कास्ट पे पैदा हुए थे। द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल, और इनकी कम्युनिटी के लोगों को लोग अनटचेबल मानते थे, मतलब उनसे मिलते नहीं थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे, उनको एकदम नीची जाति का मानते थे। ही टू हैड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम, और इन्हीं ने भी इस कास्ट सिस्टम का एक्सपीरियंस किया। ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन बनाई, जिससे क्या हो सके, जो अनटचेबिलिटी है समाज से हटे। थ्रू हिज वीकली न्यूज़पेपर मूक नायक ही क्रिटिसाइड द हिंदू बिलीव। उन्हीं ने एक पेपर लिखते थे, हर हफ्ते उनका एक पेपर आता था, उसमें मूक नायक जिसका नाम था द लीडर ऑफ द साइलेंट, उसमें ये हिंदूज़ की जो बिलीफ थे उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, जिससे कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से हटे हिंदुस्तान से। टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस क्लास, डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड बहिष्कृत हितकरणी सभा। अब पूरी तरह से यहाँ से हट जाए कास्ट सिस्टम, जो भी छोटा तबका है यानी लोअर क्लास है सोसाइटी का, और उसको दबाया ना जाए और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी का, उसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट करी? एक सभा को स्टार्ट करा जिसका नाम था बहिष्कृत हितकरणी सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर अनटचेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे हिंदुस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन अनटचेबल्स के लिए काम करती है, यानी जो कास्ट सिस्टम चल रहा था छुआछूत, उसके खिलाफ ये काम करती थी। यहाँ पे मैच द कॉलम दिए हुए हैं, आप लोग कोशिश करिएगा खुद से करने की। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं इसी वीडियो में। आप वीडियो को पॉज करिएगा और कोशिश करिएगा इन पॉइंट्स को कवर करने की। अगर आप ना कर सकें तो वीडियो को रिवाइंड करके रीबैक करके फिर देख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट, यानी अब सरदारों का जो मतलब सिख समाज था, बेसिकली सरदार नहीं कहना चाहिए, सिख समाज जो है उसमें भी बहुत से मूवमेंट चले उनके समाज को रिफॉर्म करने के लिए। वो कौन कौन से थे? द रिफॉर्म वर स्टार्टेड बाय सिंह सभा अमंग द सिख्स। तो सिख्स में जो पहले चली कौन सी? सिंह सभा चली, जो उनके चीज़ों को मतलब उनके समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश करी गई, रिफॉर्म्स लाए उनके अंदर। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द सिख्स। तो अब सिख समुदाय में इन लोगों ने बहुत कोशिशें करी, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एजुकेशन आए और उनका जो स्टेटस है समाज में वो धीरे धीरे ऊपर उठे। उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपने अंदर तब्दीलियां लाएं।
द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी एंड द अकाली दल लॉन्च द मूवमेंट टू रिफॉर्म गुरुद्वारा इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने मिल के एक मूवमेंट चलाया, जिससे वो क्या करते थे, जो पुराने गुरुद्वारे थे उस ज़माने में 20वीं सेंचुरी में, उन गुरुद्वारों को रिफॉर्म्स किया जा सके। फाइनली द स्ट्रगल रिजल्टेड इन द लॉ पास इन 1825 अकॉर्डिंग टू द विच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वॉज गिवन द राइट टू मैनेज द ऑल द गुरुद्वाराज। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब उन्होंने स्ट्रगल करा तो उस स्ट्रगल की वजह से 1925 में एक लॉ पास हुआ। उस लॉ ने ये कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को राइट्स दिए जाते हैं कि वो जितने भी गुरुद्वारा हैं उसकी देख रेख अब वही करेंगे और उनको मैनेज वही करेंगे। यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही अब हर गुरुद्वारे की जिम्मेदार होगी और उस गुरुद्वारे को मैनेज वही करेगी। इसके बाद रिफॉर्म्स पहुंचा मुस्लिम्स तक। मुस्लिम्स में भी अपनी कम्युनिटी को रिफॉर्म किया। सर सैयद अहमद खान कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द बेटरमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा काम करे। ही वॉज वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम। ये चाहते थे कि मुसलमानों में भी वेस्टर्न एजुकेशन आए और लोगों वेस्टर्न एजुकेशन सीखें। ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड अलीगढ़ इन 1875। उन्हीं ने मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की स्थापना करी अलीगढ़ में 1875 में, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। द कॉलेज लेटर ग्रू इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ही ऑल्सो वर्क फॉर द वुमेन इमेंसिपेशन। उन्होंने औरतों के लिए भी काम किया कि औरतों का भी स्टेटस ऊंचा हो, औरतें पढ़ें और एजुकेशन लें, जिससे क्या हो उनकी वैल्यू समाज में बढ़े। ही एडुकेटेड द रिमूवल ऑफ पर्दे की भी उन्होंने एडवोकेट किया था। ही वर्क फॉर द एजुकेशन अमंग द वुमेन। और उन्होंने औरतों लड़कियों की जो एजुकेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करा। ही कंडम द कस्टम ऑफ पॉलीगेमी। और एक से ज़्यादा शादी का जो कस्टम था उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत काम किए। और जो इजी डिवोर्स हो जाता था, तुरंत लोगों के डिवोर्स हो जाते थे, उसके खिलाफ भी बात करी उन्होंने। द ब्रिटिश रिवॉर्डेड हिम इज फॉर द टाइटल ऑफ सर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। ही डाइड इन 1898। और ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल दिया था सर का, जो उनने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, और 1898 में उनकी मृत्यु हो गई। रिफॉर्म अगर पारसी समाज में कैसे रिफॉर्म आया। दादा भाई नौरोजी पायनियर द रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द पारसी समाज में दादा भाई नौरोजी ने बहुत ज़्यादा काम करे, जिसकी वजह से जो पारसी समाज का रिफॉर्म हुआ वो दादा भाई नौरोजी के ही एफर्ट्स और स्ट्रगल की वजह से हुआ। ही इंसिस्टेड ऑन द वुमेन एजुकेशन। औरतों के एजुकेशन पे उन्होंने बात करी। इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन्स का भी स्टेटस इक्वल होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन एज द होल सेम इन द पारसी कम्युनिकेशन। और वेस्टर्न एजुकेशन को पारसी कम्युनिटी के अंदर लेके आए दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को करने की। खुद से ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट क्लियर करे हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे। यहाँ पे एक चार्ट है और इस चार्ट में दिया है कुछ, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। जितने भी रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्मर्स के बारे में हमने पढ़ा है, वो एक समीशन यहाँ पे दिया है। बीच में सोशल रिफॉर्म है और सारी एरो आप देख सकते हैं। यहाँ पे है स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या स्ट्रगल करे, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, उसके बाद सिख सभा ने जो काम किया, सर सैयद अहमद खान, श्री नारायण गुरु, कंदुकुरी, वीर सेलिंगम, मतलब जितनी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं वो अभी यहाँ पे एक छोटा सा समीशन दिया है कि सोशल रिफॉर्मर्स ये सारे हैं, और एक ग्राफ टाइप का दिया हुआ है और सोशल रिफॉर्मर्स हैं यहाँ पे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।